नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों जैसे कि हमने अभी तक जो बात की थी, वो विधि के स्रोत की बात की थी और विधि के स्रोत को हमने देखा था और वहाँ पे हमने रूढ़ि और प्रथा को देख लिया था और रूढ़ि और प्रथा के बाद सब हमने बात की, विधायन की और उसके बाद न्यायिक जो है पूर्व निर्णय की मैंने बात की। पूर्ण निर्णय के बाद आज हम बात करेंगे अधिकार और कर्तव्य की। क्योंकि जो हमारा जो क्वेश्चन है अधिकार और कर्तव्य संबंधित वो यूजीसी नेट और यहाँ पर जो प्रतियोगी परीक्षा है और प्रतियोगी परीक्षा यूपीपीसीएसजे के साथ हमारे एलएलबी जो 6 सेमेस्टर जो बीएलएलबी के 6 सेमेस्टर हैं उन बच्चों के लिए और एलएलबी के बच्चों के लिए जो विधिशास्त्र जो आपका सब्जेक्ट है वहां पे भी सेमेस्टर एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है और वहां पे पूछा जाता है कि अधिकार और कर्तव्य से आप क्या समझते हो। अधिकार संबंधित परिभाषाओं को पूछा जाता है, अधिकार के प्रकार पूछे जाते हैं और अधिकार संबंधित जो दो दो सिद्धांत हैं उन दो सिद्धांतों को पूछा जाता है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे केवल हम अधिकार पे और कर्तव्य की बात हम अगली वीडियो में करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि अधिकार और कर्तव्य जो अधिकार और कर्तव्य है मूल अधिकार के रूप में अब आपके जो भारतीय संविधान है उसमें बात की गई है भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 में और जो कर्तव्य की बात की गई है हमारे मूल संविधान में कर्तव्य की कोई बात नहीं की गई थी और ये जो कर्तव्य की बात हमारे जो संविधान में आई वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति ने जब सिफारिश की तब हमारे मौलिक कर्तव्य के रूप में 10 जो है फंडामेंटल ड्यूटी हमारे संविधान में जोड़ी गई और फंडामेंटल ड्यूटी जो 10 आपके संविधान में जोड़ी गई उसके बाद 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी भी 86वें संविधान संशोधन जो है उसके द्वारा जोड़ी गई जहां पे माता पिता और जो संरक्षक है उसने अपने बालक को जो है शिक्षा संबंधित जो अधिकार है वो उनका पढ़ाने का जो अधिकार है उसकी बात की गई कि 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को जो गार्जियन है वो पढ़ाएगा। तो ये मैंने आपको संविधान ने बता दिया कि अधिकार और कर्तव्य की बात कहाँ की गई है। तो ये आपने देख लिया। लेकिन जब हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं कि हम मानव अधिकार के रूप में हमारा कोई अधिकार संबंधित कोई चार्टर है, तो हम देखते हैं कि वो मानव अधिकार संबंधित जो हमारा एक चार्टर है, वो मानव अधिकार 10 दिसंबर 1948 को जो है महासभा द्वारा मानव अधिकार की घोषणा की गई, वो भी सार्वभौमिक घोषणा। यानी कि हमने 10 दिसंबर 1948 को पहली बार हमने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 10 दिसंबर 1948 को महासभा द्वारा मानव अधिकारों संबंधित जो अधिकार पत्र था वो घोषणा वो क्या किया गया पहली बार हमारे समझ मानव अधिकार के रूप में आया जिसमें कुल अनुच्छेद जो है 30 है। तो ये बात हमने कर ली कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मौलिक या आपके मानव अधिकार की कहाँ बात की गई है, हमारे संविधान में मूल अधिकार की बात कहाँ की गई है और कर्तव्य की बात कहाँ की गई है, ये हमने देख लिया। लेकिन आज जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विधिशास्त्र में कि विधिशास्त्र में मौलिक अधिकार से अलावा जो अधिकार शब्द है उसका क्या मतलब है, अधिकार की परिभाषाएं क्या है और अधिकार से संबंधित सिद्धांत क्या है और अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी बातें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार उसको सब्सक्राइब कर लिए और वीडियो को जब आप एक बार देखें तो उस वीडियो को पूरी देखें जिससे ये होगा कि आपको फुल जो जितना भी आपको जो कॉन्सेप्ट मैं देता हूँ वो आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं विधिक अधिकार और कर्तव्य की और हम आज यहाँ पे बात करेंगे अधिकार की। तो अधिकार में हम देखेंगे जो पहली बात किया है वो आपके जो जस्टिस हैं सुब्बा राव जी ने कहा है। क्या कहा है कि मानव सभ्यता के विकास का वास्तविक श्रेय विधि और उसकी निषेधात्मक प्रक्रिया को है जिसने व्यक्ति को समाज के सदस्यों के रूप में अपने कर्तव्य और अधिकारों का बोध कराया। इन्होंने कहा है कि वास्तव में जो अधिकार है जो अधिकार है उसका बोध अगर किसी ने किया है, उसकी जानकारी किसी ने की है, उसकी बुद्धि किसी ने हमें दिया है तो वो केवल और केवल हमारी विधि ने दिया है क्योंकि विधि ही हमें कुछ करने या न करने का क्या करती है, अधिकार देती है।
वो कहती है कि आप ये काम कर सकते हैं और ये काम नहीं कर सकते हैं। तो ये बात यानी कि अधिकारों का जो सर्वप्रथम हमें अगर किसी ने दिया, तो वो हमें विधि ने दिया। ये बात कहते हैं सुब्बाराव ने, यानी कि मानव सभ्यता के विकास का वास्तविक श्रेय विधि और उसकी निषेधात्मक प्रक्रिया को है, जिसने व्यक्ति को समाज के सदस्यों के रूप में अपने कर्तव्यों और अधिकारों का बोध कराया। मतलब विधि की निषेधाज्ञा जो है, वही केवल उसका बोध कराती है अधिकार और कर्तव्य की। फिर आगे हम देखते हैं कि हमारे भी शास्त्री एक हाइलाइट महोदय हुए। इन्होंने अधिकार के रूप में अधिकार के बारे में क्या कहा? तो इन्होंने कहा कि विधि का मूल लक्ष्य अधिकारों को निर्मित करके उनकी संरक्षा करना। यानी इनका कहना है कि जो अधिकार है, जो विधि है, वो विधि का मूल लक्ष्य है। विधि का क्या है? मूल लक्ष्य है अधिकारों को निर्मित करके उसकी संरक्षा करना। यानी विधि का मूल लक्ष्य होता है अधिकार का निर्माण करना और उसकी रक्षा करना। ये बात कहते हैं हॉलैंड महोदय अधिकार के संबंध में। अगले हम भी शास्त्रियों को देखते हैं। अगले भी शास्त्री हमारे हैं सियोनी महोदय, जो ऐतिहासिक विचारधारा के जनक हैं, और इन्होंने अधिकार को एक शक्ति के रूप में माना कि अधिकार केवल व्यक्ति की एक शक्ति होती है। यानी कि अगर आप में कोई भी अधिकार है, तो आप कहते हैं कि हमारा ये अधिकार है, घर पाने का, रहने का, जीने का, सोने का, खाने का, ये सारे अधिकार क्या है? ये अधिकार जो आपके हैं, एक तरीके से शक्ति का द्योतक है। ये बात कहते हैं सियोनी महोदय। अगले भी शास्त्री जो आपके हैं हॉलैंड महोदय। हॉलैंड महोदय ने कहा कि जो अधिकार है सामर्थ्य या क्षमता का द्योतक है। यानी अधिकार केवल और केवल हमारे अंदर की जो क्षमता है, उसका द्योतक है और कुछ नहीं है। ये बात कहते हैं जो हमारे अगले भी शास्त्री थे हॉलैंड महोदय। ये अधिकार जो है सामर्थ्य या क्षमता का द्योतक है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति के कहते हैं, आपने उदाहरण स्वरूप देखा होगा कि जर्नल जब हम समाज में जाते हैं और वो व्यक्ति कहता है कि हमारी इतनी क्षमता है, यानी हमारी इतने बीघे जमीन है, हमारी इतनी क्षमता है। यानी कि इन्होंने कहना का चाहा है उस समय जिस समय अधिकारों की बात की जा रही होगी और ये लिख रहे होंगे, तो उनके सामने ऐसे ही उदाहरण रहे होंगे कि हर व्यक्ति अपने अधिकार को एक क्षमता के रूप में कहता होगा कि हमारी इतनी क्षमता है। तो उस क्षमता को ही ये अधिकार मानते हैं। तो ये आपके भी शास्त्री जो है ये हॉलैंड महोदय हैं। सॉरी दोस्त, हॉलैंड महोदय हैं जिन्होंने ये बात कही। फिर अगले जो हमारे भी शास्त्री हैं वो कांट महोदय हैं। इन्होंने अधिकार के बारे में कहा कि विधिक अधिकार व्यक्ति को प्राप्त एक विशेषाधिकार है। जो विधिक अधिकार है वो व्यक्ति को प्राप्त एक विशेषाधिकार है। ये कांट महोदय कहते हैं कि इन्होंने विधि के अधिकार के रूप में किसी व्यक्ति के विशेषाधिकार को ही अधिकार के रूप में माना। यानी कि ये बात कहते हैं कि विधिक अधिकार व्यक्ति का एक विशेषाधिकार है। विशेषाधिकार को अपने भारतीय संविधान में हम देखते हैं कुछ ऐसे सदस्य हैं, एक ऐसे संवैधानिक पदों पर व्यक्ति हैं जिनको विशेषाधिकार प्राप्त है। जैसे राष्ट्रपति महोदय को आप देखते हैं आर्टिकल 361 के अंतर्गत विशेषाधिकार प्राप्त है। जैसे कि हमारे जो संसद हैं उनको 105 के अंतर्गत, और हमारे जो राज्य विधानमंडल के सदस्य विधायक सदस्य हैं उनको 194 के अंतर्गत कुछ विशेषाधिकार है। और ऐसे ही अधिकार यूएन चार्टर में भी 105 में यूएन सदस्यों को भी विशेषाधिकार प्राप्त है। यानी कि ये जो बात कहते हैं, ये विशेषाधिकार की बात करते हैं कि विधिक अधिकार व्यक्ति को प्राप्त एक विशेषाधिकार है। ये कांट महोदय कहते हैं। आपने आर्टिकल देख लिया 105 और आपने 105 यूएन चार्टर में देख लिया, भारतीय संविधान में 105 जो हमारे संसद महोदय को विशेषाधिकार प्राप्त है। हमारा 361 आर्टिकल है जिसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल को विशेषाधिकार प्राप्त है। 194 में जिसमें विशेषाधिकार के रूप में किसको प्राप्त है, हमारे जो राज्य विधानमंडल के जो सदस्य हैं उनको प्राप्त विशेषाधिकार है। तो ये बात करते हैं विशेषाधिकार की, वो कांट महोदय हैं। अगले हमारे भी शास्त्री हैं इहरिक महोदय। इहरिक महोदय ने कहा कि विधि द्वारा संरक्षित विधि को मानते हैं। यानी कि ये अधिकार को केवल केवल और केवल ये विधि द्वारा जो संरक्षित व्यक्ति के हित होते हैं उसी को ये अधिकार कहते हैं कि विधि द्वारा जिनको संरक्षण प्रदान किया गया है वही आपके हित है। उदाहरण स्वरूप आप देख सकते हो कि अगर आपको विधि के द्वारा किसी भी तरीके का संरक्षण दिया गया है तो वो आपका एक तरीके से अधिकार प्राप्त हो जाता है। जैसे आपके भाग 3 में मूल अधिकार जो है वो संविधान के द्वारा संरक्षण प्राप्त है, तो संविधान द्वारा वो संरक्षण प्राप्त होने के कारण आप सुप्रीम कोर्ट में क्या जा सकते हैं, उसके लिए रिट दायर कर सकते हैं। अगर वो अधिकारों को किसी व्यक्ति ने छीना, यानी राज्य के द्वारा किसी भी तरीके से उसमें छेड़खानी की जा रही है, तो क्या कर सकते हैं, आप उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट और 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो इन्होंने केवल इसी परिप्रेक्ष्य में देखा
कि विधि जो अधिकार है वो विधि द्वारा संरक्षित केवल और केवल हित होते हैं। ये बात एरिक महोदय कहते हैं। अगले हमारे भी शास्त्री हैं ग्रे महोदय। ग्रे महोदय ने अधिकार के बारे में कहा कि अधिकार स्वयं कोई हित नहीं होता है, अपितु वह हितों के संरक्षण का एक साधन मात्र है। यदि कहते हैं अधिकार स्वयं कोई हित नहीं होता है, अपितु वह हितों के संरक्षण का एक साधन मात्र है। ये कोई तरीके से मांगते नहीं है कि अधिकार किसी व्यक्ति का हित होता है। वो कहते हैं केवल और केवल वो केवल हितों का संरक्षण मात्र होता है, वो होता है अधिकार। यानी कि आप कहते हैं कि हमारा इंटरेस्ट है कहीं पे, यानी कि अगर आप कहीं पे आप बहुत सारा हित होता है और हितों को ही संरक्षण जब कर दिया जाता है तो वही आपका अधिकार कहते हैं। और ये बात कहते हैं आपके जो शास्त्री हैं ग्रे महोदय। और इन्होंने ये उदाहरण दिया था ऋण का कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से ऋण लेता है तो ऋण लेने के बाद उस व्यक्ति जो जिस व्यक्ति ने एक ए मान लीजिए ए व्यक्ति है और ए से बी ने किसी भी प्रकार का ऋण लिया तो ए द्वारा क्या होगा, ए को अधिकार प्राप्त हो जाएगा कि बी से वो जो अपना उसने ऋण दिया है उस ऋण पर ब्याज प्राप्त कर सकता है। तो इसी तरीके से ये बात करते हैं कि अधिकार स्वयं कोई हित नहीं होता, अपितु वह हितों के संरक्षण का एक साधन मात्र होता है। अगले हमारे भी शास्त्री हैं आइंस्टीन महोदय। आइंस्टीन महोदय क्या कहते हैं इसके बारे में देखते हैं साथियों। एक व्यक्ति का अधिकार तब होता है जब दूसरा या दूसरे उसके प्रति कोई कार्य करने या न करने के लिए विधि द्वारा बाध्य होते हैं। आइंस्टीन महोदय बहुत साफ सुथरी बात कहते हैं और ये कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति का अधिकार वो होता है तब होता है जब कोई व्यक्ति कुछ करने या न करने से क्या किया जाता है, विरत कर दिया जाता है, मना कर दिया जाता है। अगर मैं आपसे बोलूं या आपके पास कोई ऐसा साधन है जिस साधन पे आप क्या करते हैं, सवारी कर रहे हैं। माना कि आपके पास एक बाइक है और बाइक पे आप सवारी कर रहे हैं और बाइक आपकी है और बाइक आपकी होने के नाते अगर वो कोई दूसरा व्यक्ति जब उसको मांगता है तो आप कहते हैं कि ये बाइक हमारी है। तो क्या कर रहे हैं आप, उस व्यक्ति को जो अधिकार को या मांग कर रहा है कि बाइक हमारी है हमें दे दीजिए, तो आप अपने अधिकार को क्या करते हैं, बताते हैं कि ये हमारी बाइक है, हम इसके स्वामी हैं। यानी कि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को क्या किया जाता है, विरत कर दिया जाता है कुछ करने या न करने से, तो वो अधिकार है। तो ऐसी बात आइंस्टीन महोदय ने कही कि एक व्यक्ति का अधिकार तब होता है जब दूसरा या दूसरे उसके प्रति कोई कार्य करने या न करने के लिए विधि द्वारा बाध्य होते हैं। जैसे आपने एग्जाम्पल देखा होगा जब आपका प्राइवेट डिफेंस पढ़ते हो, जब आप पढ़ते हो अब साधारण अपवाद में सेक्शन 76 देखते हो कि विधि जो जो 76 पढ़ते हो, 79 पढ़ते हो, 78 पढ़ते हो, यानी कि जहां पे भी अगर 78 में अगर मैं देखता हूं तो ऐसी जितनी भी सेक्शन वहां पे है वहां पे अधिकार को भी एक तरीके से बताया गया है। डार्विन महोदय ने अधिकार के संबंध में कहा, ये देखते हैं कि जो अधिकार है वह जो क्या है, ट्रुप का पत्ता है, यानी ट्रम्प कार्ड है। अधिकार को ट्रुप के पत्ते के रूप में किसने कहा, ट्रम्प कार्ड के रूप में किसने बात की, वो बात की है डार्विन महोदय। आपसे क्वेश्चन यूजीसी नेट पर पूछा जाता है कि अधिकार को जो ट्रुप का पत्ता यानी ट्रम्प कार्ड किसने कहा, तो वो हमारे भी शास्त्री थे, वो भी शास्त्री हमारे डार्विन महोदय थे। डार्विन महोदय ने ही अधिकार को ट्रुप का पत्ता या ट्रम्प कार्ड कहा। फिर अगले भी शास्त्री हमारे बेंथम महोदय आते हैं। बेंथम महोदय कहते हैं कि मेरे साथ जो अधिकार है वह विधि की संतान है और प्राकृतिक अधिकार जैसी कोई चीज नहीं है। और उस पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि प्राकृतिक अधिकार एक ऐसी औलाद है जिसका कोई पिता नहीं हुआ है। यानी ये बात करते हैं हमारे जो बेंथम महोदय हैं, वो मानते हैं कि जो मेरे साथ जो अधिकार है वह विधि की संतान है। यानी कि जो भी आज हमें अधिकार मिले हैं वो केवल और केवल विधि के द्वारा उत्पन्न किया गया संतान है। यानी कि ये बात कहते हैं जिस तरीके से एक व्यक्ति का जन्म होता है और उसी तरीके से विधि के द्वारा अधिकारों का जन्म किया गया है। प्राकृतिक अधिकार जैसा कोई अधिकार नहीं होता है। प्राकृतिक अधिकार के ऊपर ये कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि प्राकृतिक अधिकार एक ऐसी औलाद है जिसका कोई पिता नहीं हुआ है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि प्राकृतिक अधिकार एक ऐसी औलाद है जिसका कोई पिता नहीं है, उस किस भी शास्त्री ने कहा, तो आपको बताना होगा कि वो बात कहते हैं बेंथम महोदय। यानी बेंथम महोदय ने कहा कि आज जितने भी किसी व्यक्ति को अधिकार प्राप्त हैं
वो सारी विधि की देन है, यानी विधि के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, यानी विधि की वो संतान है। और प्राकृतिक अधिकार जैसा कोई अधिकार नहीं होता है। अगर उस पे कटाक्ष करते होते हैं कि प्राकृतिक अधिकार अगर होते भी हैं, तो उसका कोई पिता नहीं रहा है, यानी कि उसका कोई बाप नहीं रहा है। ये बात कहते हैं पेंथम महोदय। फिर अगले हमारे भी शास्त्री हैं, उनको देखते हैं, एलन महोदय। एलन महोदय क्या कहते हैं कि अधिकार किसी हित को विधि द्वारा प्राप्त प्रत्याभूति है। यानी कि अधिकार को प्रत्याभूत के रूप में किस भी शास्त्री ने बताया, तो वो बात करते हैं एलन महोदय। एलन महोदय ही कहते हैं कि अधिकार किसी हित को विधि द्वारा प्राप्त एक प्रत्याभूति है। ये बात कहते हैं। बकलैंड महोदय क्या कहते हैं, उनको देखते हैं कि अधिकार विधि द्वारा प्राप्त प्रत्याभूति या प्रत्यास्था या आशा है। यानी इन्होंने अधिकार के जो अधिकार की परिभाषा में 3 शब्दों का प्रयोग किया। एक तो इन्होंने प्रत्याभूत की बात कही, एक प्रत्यास्था की बात कही, एक आशा की बात कही। ये क्वेश्चन आपसे 3 बार पूछा गया है यूजीसी नेट में कि अधिकार विधि द्वारा प्राप्त प्रत्याभूत, प्रत्यास्था या आशा कहा है किस भी शास्त्री ने, वो कहा है बकलैंड महोदय ने। तो दोस्तों आपकी परिभाषाएं हो गई। पहले आपने देखा जो सुब्बाराव जस्टिस ने दिया, फिर हाइलाइट महोदय की हमने परिभाषा देख ली, सिवनी महोदय की देख ली और कांट महोदय की देख ली, इगरिंग महोदय की देख ली। यानी कि सभी की परिभाषा देखी, जितनी भी परिभाषा आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट थी वो और जितनी पूछी जा सकती हैं उनको भी हमने आपको बताया। अब हम आगे बात करेंगे अधिकार के आवश्यक तत्वों पर। तो अधिकार के हमारे आवश्यक तत्व हैं कि अधिकार जो है उसका पहला आवश्यक तत्व है अधिकार का धारण कर्ता। यानी कि अधिकार जो है किसी व्यक्ति के द्वारा धारण किया जाता है। जैसे कि एक जो अजन्मा व्यक्ति भी है, जिसका जन्म अभी तक नहीं हुआ है, टीपीएक सेक्शन आप 13 देखते हो, उस व्यक्ति को भी कुछ अधिकार होते हैं, प्राप्त होते हैं। यानी कि अधिकार किसी व्यक्ति में क्या होती है, धारण करना है उनकी क्षमता होती है। और कहते हैं कि अधिकार से बाध्य व्यक्ति, यानी कि एक दूसरा आवश्यक तत्व ये बताते हैं कि अधिकार से बाध्य व्यक्ति। तीसरा अधिकार जो है कि अधिकार की अंतर वस्तु, अधिकार की विषय वस्तु और अधिकार का जो है स्वतंत्र, जो स्वतंत्र जो अधिकार का स्वातंत्र भी इन्होंने 5 आपको यहाँ पे आवश्यक तत्व देखने को मिलेंगे अधिकार के। एक अधिकार का धारण करता, यानी कि कोई व्यक्ति अधिकार को धारण करता है। और कोई व्यक्ति क्या होता है, अधिकार से बाध्य किया जा सकता है। मतलब एक व्यक्ति का अधिकार होता है, दूसरा व्यक्ति का अधिकार उसको करने, एक व्यक्ति का अधिकार दूसरे व्यक्ति का कर्तव्य। यानी कि अधिकार क्या होता है, किसी व्यक्ति को बाध्य करना इसमें होता है, अंतर्वस्त होती है, विषय वस्तु और स्वातंत्र भी अधिकार का एक आवश्यक तत्व है। तो ये आपके आवश्यक तत्व हो गए। फिर हम बात करेंगे अधिकार संबंधित आपके 2 सिद्धांत हैं। एक है हित का सिद्धांत, दूसरी इच्छा का सिद्धांत। हित का सिद्धांत यानी इंटरेस्ट थ्योरी और इच्छा का सिद्धांत यानी विल थ्योरी। आपको 2 थ्योरी यहाँ पे पढ़नी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे विषाक्तों के बारे में पूछा जाता है। तो जो इंटरेस्ट थ्योरी है, वो इंटरेस्ट थ्योरी आपको इहरिंग महोदय और इसके समर्थक हैं सामंत महोदय। और जो आपकी इच्छा थ्योरी है, इसके बहुत सारे जो पुस्ता है, कांट है, ऐसे भी शास्त्री इस थ्योरी के समर्थक हैं। तो हम देखते हैं हित का सिद्धांत यानी कि इंटरेस्ट थ्योरी। इंटरेस्ट थ्योरी में जब आप देखते हैं कि अधिकार विधि द्वारा संरक्षित हित है। इहरिंग महोदय क्या कहते हैं इंटरेस्ट थ्योरी में कि अधिकार विधि द्वारा प्राप्त संरक्षित हित है। यानी कि अधिकार क्या है, विधि द्वारा प्राप्त क्या है, संरक्षित हित है। और इंटरेस्ट थ्योरी वाले जो भी शास्त्री हैं सामंत महोदय का भी कहना है कि अधिकार जो है केवल संरक्षण और बल्कि वैधानिक मान्यता के द्वारा किसी व्यक्ति को प्राप्त किए जाते हैं। यानी अधिकार जो किसी व्यक्ति को प्राप्त है आज, वो केवल और केवल वैधानिक मान्यता और क्या होता है, किसी व्यक्ति को उसके हित को वैधानिक रूप से मान्यता देना ही क्या होते हैं उस व्यक्ति के अधिकार। फिर अगले भी शास्त्री हमारे हैं ग्रे महोदय। ग्रे महोदय कहते हैं कि अधिकार स्वयं हित नहीं है, अधिकार स्वयं हित नहीं है, अपितु हित को संरक्षित करने वाला साधन मात्र है। यानी अधिकार किसी भी तरीके से हित नहीं है, केवल उसके द्वारा साधन मात्र है। ये बात कहते हैं कि अधिकार स्वयं हित नहीं है, अपितु हित को संरक्षित करने वाला साधन है। यानी कि अधिकार किसी भी तरीके का हित नहीं होता है, वो केवल और केवल एक साधन के रूप में, यानी हितों को संरक्षित करने का एक साधन अधिकार है। ये बात कौन कहते हैं, ये इंटरेस्ट थ्योरी में ग्रे महोदय कहते हैं। आपने देखा है एक बात, आपने देखा इहरिंग महोदय को, सामंत महोदय को, ग्रे महोदय को, यहाँ से 3 परिभाषाएं पूछी जाती हैं। अब अगला हमारा जो भी सिद्धांत है वो इच्छा सिद्धांत है, यानी विल थ्योरी है। विल थ्योरी में जो भी शास्त्री हैं, जिसको पूछा गया एक बार कि कौन-कौन से भी शास्त्री हैं, तो हीगल है, कांट है, पुस्ता है और जो है पैटर वो
सेवनी है, ये सारे भी शास्त्री जो हैं इच्छा सिद्धांत से संबंधित है। इच्छा सिद्धांत में जो कहा जाता है कि किसी व्यक्ति का अधिकार उसकी इच्छा को प्रदर्शित करता है। यानी किसी भी व्यक्ति में कोई अधिकार है, वो क्या प्रदर्शित करता है? वो इच्छा प्रदर्शित करती है। यानी कि किसी भी व्यक्ति में जो भी अधिकार आज है, उसकी इच्छा के कारण हुई है, उसके इच्छा का प्रदर्शन मात्र है, वो किसी भी व्यक्ति का अधिकार। ये बात कहते हैं कौन शास्त्री हैं? ये बात कहते हैं हमारे जो इच्छा सिद्धांत के भी शास्त्री है, हीगल, कांट, पुस्ता और सेवनी। तो पुस्ता क्या कहते हैं? इसके बारे में देखते हैं। ये कहते हैं कि अधिकार के माध्यम से व्यक्ति किसी वस्तु पर अपनी इच्छा शक्ति को अभिव्यक्त करता है। यानी अधिकार के माध्यम से किसी वस्तु पर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा क्या करता है? व्यक्त करता है। यानी कि अधिकार ही वे ऐसी चीज है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपनी इच्छा को व्यक्त करता है। यानी कि अधिकार के माध्यम से कोई व्यक्ति अपनी इच्छा व्यक्त करता है। अगर मेरे पास कोई अधिकार है, तभी हमारी कोई इच्छा होगी। अगर मेरे पास कोई अधिकार ही नहीं होगी, तो उस अधिकार के ना होने के कारण हम कोई इच्छा व्यक्ति नहीं कर पाते हैं। ये बात कहते हैं पुस्ता महोदय और ये बात ज़्यादातर कहीं न कहीं सही आपको लगेगी। अगले हमारे भी जो ये इच्छा का सिद्धांत है, इसको एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इच्छा का सिद्धांत किस विचारधारा में मान्य है? तो ये जो है जर्मन जो लोग हैं इसको स्वीकार करते हैं और ये ऐतिहासिक विचारधारा की जो भी शास्त्री हैं उनके द्वारा इच्छा सिद्धांत अधिकार के रूप में मान्य है। दूसरी हमारे जो भी शास्त्री हैं वो पैटन महोदय हैं। पैटन महोदय ने कहा कि इच्छा को अधिकार को एक आवश्यक तत्व के रूप में स्वीकार किया। यानी इच्छा को एक आवश्यक तत्व के रूप में किस भी शास्त्री ने क्या किया है? अधिकार को स्वीकार किया है, वो हमारे पैटन महोदय हैं। अगले जो हमारे शास्त्री हैं वो पैटर्न महोदय हैं। यानी कि यही कहते हैं कि इच्छा को अधिकार के एक आवश्यक तत्व के रूप में स्वीकार करते हैं। फिर हम देखते हैं अधिकारों के प्रकार। यानी कि अधिकारों के प्रकार वहां पे आपसे बहुत सारे अधिकार दिए होंगे और उनमें आपको ठीक करना होगा। तो हमारे यहाँ पे अधिकार की बात की गई होगी, पूर्ण अधिकार और अपूर्ण अधिकार। तो जब हम बात करते हैं पहला अधिकार जो हमारे पास है पूर्ण अधिकार और अपूर्ण अधिकार, तो आप देखते हैं कि जो भारतीय संविधान के उदाहरण स्वरूप हम देखें तो भारतीय संविधान जो है, उस भारतीय संविधान में जो फंडामेंटल राइट हैं, वो आपके पूर्ण अधिकार हैं। क्योंकि उसके परिवर्तन कराने के लिए, उसको लागू करवाने के लिए आपके अगर कोई फंडामेंटल राइट छीनता है किसी भी तरीके से, तो आप उसको क्या करवा सकते हैं? न्यायालय द्वारा परिवर्तित करवा सकते हैं। आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट में। ये आपने देखा। तो ये आपके क्या अधिकार हो गए? पूर्ण अधिकार हो गए। अब पूर्ण अधिकार ऐसे अधिकार होंगे जिसको आप न्यायालय में परिवर्तित नहीं करवा जा सकते हैं। जैसे आप फंडामेंटल जो है, आपकी जो फंडामेंटल ड्यूटी है और उसके बाद आपने देखा होगा कि जो आपका बीपीएसपी है, भाग 4 जो वहाँ हमारे संविधान में है, भाग 4 में राज्य के 3 निरक्षक तत्व जिसकी बात की गई है 36 से 51 तक, उनको भी आप न्यायालय में परिवर्तित नहीं करा सकते हैं, क्योंकि उसकी बात आर्टिकल 37 में कहते हैं कि न्यायालय द्वारा जो आपके नीति निर्देशक तत्व हैं वो परिवर्तनीय नहीं है। ये बात आप जान लें। फिर अगला हमारा जो अधिकार है सकारात्मक अधिकार एवं नकारात्मक अधिकार। सकारात्मक अधिकार जब आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 14 जब पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा वहां पे बात की जाती है विधि के समझ समता और विधियों का समान संरक्षण है। जो विधि के समझ समता की वहां पे बात की जाती है, वो जो शब्द है, वो जो बात है, वो हमारी इंग्लैंड की देन है और विधियों का जो समान संरक्षण की बात की गई है, वो बात की गई है। वो हमारा जो बात की गई है, वो हमारी संरक्षण की बात जो की गई है, यूएस संविधान से की गई है, यानी अमेरिका संविधान से बात की गई है। तो विधि के समझ समता यानी क्या विधियों के समझ सभी व्यक्ति समान हैं? तो बात वहाँ पे आती है कि विधि के समझ जो समान तो सभी व्यक्ति हैं, लेकिन केवल और केवल समानों के साथ समान व्यवहार किया जाए, न कि असमानों के साथ। तो वहां पे जब ये बात कही थी कि समानों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, न कि असमानों के साथ, तो ये भावार्थ निकल के आता है कि जो ये अधिकार है, जो समता का अधिकार है, जो विधि के समझ समता की बात करता है, ये नकारात्मक भाव में लिखा गया है, न कि सकारात्मक भाव में। जबकि विधियों का जो समान संरक्षण है, वो हमारे आर्टिकल 14 में वो सकारात्मक सेंस में लिखा गया है, यानी कि वो पॉजिटिव सेंस में लिखा गया है, जबकि निगेटिव सेंस में विधि के समझ समता की बात की गई है। तो ये हमने देख लिया। फिर हमने बात करते हैं
सार्वभौमिक अधिकार और लोक लक्ष्य अधिकार यानी व्यक्तिगत अधिकार। सार्वभौमिक अधिकार ऐसे अधिकार जो पूरे यूनिवर्स में लागू होते हैं, सभी के ऊपर लागू होते हैं, जैसे नेचर का लॉ, यानी जो प्रकृति का नियम है वो सभी के ऊपर बराबर लागू होता है। और जो व्यक्तिगत अधिकार होता है वो केवल एक व्यक्ति से संबंधित होता है। ये आपका हो गया। अगला अधिकार आपका सांपत्तिक अधिकार एवं व्यक्तिगत अधिकार, ये भी आपको पढ़ लेना है। फिर एक अधिकार की बात की जाती है प्रमुख अधिकार या सहायक अधिकार, यानी कि आपने अधिकार के रूप में देखा होगा कि ये आपका प्रमुख अधिकार है और ये इसके साथ जुड़ा हुआ अधिकार है, यानी सहायक अधिकार है। फिर हम बात करते हैं निहित अधिकार और समाश्रित अधिकार। निहित व्यक्ति अधिकार किसी व्यक्ति में निहित होता है, समाश्रित अधिकार किसी घटना के घटने के बाद उस व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, तो ऐसे अधिकार को हम समाश्रित अधिकार देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि राष्ट्रीय अधिकार एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर, यानी हमारे जो देश के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को किसी भी देश के अंदर अंदर जो अधिकार प्राप्त होते हैं वो राष्ट्रीय अधिकार प्राप्त होते हैं, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जैसे जो हमको अधिकार प्राप्त होते हैं वो अंतरराष्ट्रीय अधिकार होते हैं। फिर हम करते हैं मूर्त अधिकार या अमूर्त अधिकार। मूर्त अधिकार हमको डायरेक्ट दिखाई देते हैं, वो अधिकार प्राप्त होते हैं भौतिक रूप से, और अमूर्त अधिकार जैसे कॉपीराइट एक्ट में हमें जो अधिकार प्राप्त है, ये अधिकार कैसे हैं? ये अमूर्त अधिकार हैं, जो हमारे बौद्धिक क्षमता के द्वारा निर्मित किए जाते हैं। ऐसे अधिकार हमारे अमूर्त अधिकार हैं और इनको विधि के द्वारा संरक्षित किया गया। तो दोस्तों आपको मैंने पूरे अधिकारों के बारे में, अधिकार के प्रकारों के बारे में, अधिकार से संबंधित सिद्धांत के बारे में, अधिकार से संबंधित परिभाषाओं के बारे में, मैंने पूरा डिटेल जितना भी था वो पूछा गया। बस आपका एक कॉन्सेप्ट बचा है जो हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे, अधिकार से संबंधित है। और आपका अगला कॉन्सेप्ट है कर्तव्य। थोड़ी आपसे ड्यूटी के बारे में भी बात की जाती है और ड्यूटी से भी क्वेश्चन आते हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। तो दोस्तों आप सभी को अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है और आप चाहते हैं कि आपका साथी कोई नेट जेआरएफ निकाले इस बार, तो आप उसको इस वीडियो को शेयर करिए। हो सकता है तकनीकी रूप से उतना सक्षम नहीं आपको लगता है, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट आपको जो देता हूँ वो 100% गारंटी है कि आपका जो सपना है जेआरएफ बनने का, आपका जो सपना है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, आपका जो सपना है जुडिशरी में जूरिप्रूडेंस में सही सवाल करने का, वो सारे सपने आपको पूरा करेगी हमारी जूरिप्रूडेंस की। एक शुरुआत से आप अंतिम वीडियो तक अगर बने रहेंगे तो आपको मैं वादा करता हूँ कि जूरिप्रूडेंस में हिंदी माध्यम के किसी भी विद्यार्थी को कोई समस्या नहीं, और अंग्रेजी माध्यम के प्रत्येक विद्यार्थी को कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा हमारी इस वीडियो से। तो दोस्तों आप एक बार हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा उसका भी एक हमारे साथ रहता है कि अगर वो लोगों की संख्या हमारे साथ बढ़ती है और हमें भी लगता है कि हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं और हम सही जगह पे अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, तो एक सकारात्मक भाव आता है। उस सकारात्मक भाव काम करने को हमें प्रोत्साहन देता है। तो इसलिए आप लोग बने रहिए। और दोस्तों जय हिंद,